ग्रीस और एथेंस की लड़ाई में ग्रीक लोग जीत जाते हैं और एथेंस वासी पराजित होते हैं। तो ग्रीक वाले इस पर जश्न मनाते हैं। तो उस समय एथेंस वालों ने संदेशा भेजा कि हम आपकी जीत पर आपको कुछ तोहफे देने चाहते हैं, आप कृपया स्वीकार करें। तो तोहफों के रूप में उन्होंने काठ के घोड़े वहाँ पर भिजवाए, जिसे ग्रीक वालों ने सहर्ष स्वीकार किया और वो जश्न में सारोबार हो गए। वो शराब में, नाचने गाने में मदहोश हो गए। और जब रात हुई तो उन काठ के घोड़ों में से एथेंस के सिपाही निकलकर बाहर आए और उन्होंने उन मदहोश ग्रीक वालों को काट दिया। कुछ ऐसा ही हमारे देश में भी हुआ है। जिस समय केंद्र सरकार, मोदी की सरकार मध्य प्रदेश में चुनी हुई सरकार को गिराने में व्यस्त थी, गिराने का षड्यंत्र कर रही थी, खरीद फरोख्त कर रही थी विधायकों का, उस समय चीन हमारी सीमा में आगे बढ़ रहा था। जिस समय अहमदाबाद में मोदी जी ने नमस्ते ट्रंप का इवेंट किया और ट्रंप को अपनी पॉपुलैरिटी दिखाने का प्रयास किया देश में, उस समय भी चीन हमारी सीमा में अंदर घुस रहा था। हमारी केंद्रीय सत्ता इस बात से खुश थी कि हमने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को गिरा करके फिर वहाँ पर भाजपा की सरकार बना दी। हमने एक महाशक्ति के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को बुला करके बताया कि हम कितने पॉपुलर हैं अपने देश में, उसका कितना भव्य स्वागत किया। तो जब तक ये हो रहा था तब तक चीन की सेना हमारी सीमा में 8 किलोमीटर तक अंदर घुसाई थी। वो फिंगर 8 से फिंगर 4 तक पहुंच गई थी। जब फिंगर 4 तक पहुंची और वहाँ के लद्दाख के लोगों ने देखा कि चीन तो हमारे दरवाजे पर आ गया है, तब उन्होंने शोर मचाया और तब हमारी भारत सरकार जश्न से जागी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चीन ने अपने कब्जाए भारत की भूमि पर बहुत सारे स्ट्रक्चर खड़े कर दिए थे, सैनिक अड्डे बना लिए थे और 10,000 से भी ज़्यादा फौज उनकी हमारी सीमा में आकर के बैठ गई थी। तब भी केंद्र सरकार ने हमें भरमाने की कोशिश की, देश को भरमाने की कोशिश की कि चीन इसलिए हमारे को आंख दिखा रहा है, चीन इसलिए हमारे को हतोत्साहित करना चाहता है क्योंकि हम अपने क्षेत्र में सड़क बना रहे हैं और ये उसे मंजूर नहीं है, उसे पसंद नहीं है, इसलिए वो हमें गिद्दड़ भभकी दे रहा है। लेकिन ये गिद्दड़ भभकी नहीं थी।
दोस्तों, आपको याद होगा कि चीन ने जब सन 1962 में भारत पर हमला किया, तब हमारी फौज बहुत ही दयनीय दिशा में थी। उसके पास हथियार नहीं थे, उसके पास फौजी साजो सामान नहीं थे, युद्ध के उपकरण नहीं थे। लेकिन जब चीन ने हमला किया तो हमारी जाबाज फौज ने उसका डटकर मुकाबला किया और उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। ये वो समय था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, वो देश में बड़े बड़े डैम बनाने में व्यस्त थे, बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े उद्योग लगाने में व्यस्त थे, क्योंकि हमारे देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही खस्ता थी, बहुत ही डावाडोल थी। भारतीय जनता पार्टी सन 1962 के चीनी हमले के लिए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को दोष देती है। वो कहती है कि उसके नकारेपन की वजह से ही चीन अंदर आ गया। लेकिन अब जबकि हमारे देश में 56 इंच के सीने वाला प्रधानमंत्री है, जब हमारे देश में एक दूरदर्शी प्रधानमंत्री है, जब हमारे देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसकी किसी भी गलत सलत बात को देशवासी आंख मूंद करके स्वीकार कर रहे हैं, अब जबकि देश की मीडिया पर मोदी का कब्जा है, देश के सभी संस्थानों पर, सभी मंत्रालयों पर मोदी का कब्जा है, अब जबकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर मोदी का कब्जा है, अब जबकि देश की सर्वोच्च अदालत पर मोदी का कब्जा है। मोदी ने अयोध्या में पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई को ब्लैकमेल करके वहाँ की भूमि राम जन्मभूमि के न्यास के नाम करवा दी। तब भी चीन हमारी भूमि पर, हमारी सीमा में मौजूद था। अब जब ये बात आ रही है कि चीन पीछे हट गया, फौजी कमांडरों की वार्ता में यह सहमति बनी कि हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए, बल्कि दोस्ताना संबंध बनाए रखने चाहिए। जो हमारे प्रधानमंत्री ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाने का कॉन्ट्रैक्ट चीन को देकर के दर्शाया था कि हम कितने मिलनसार हैं, कितने पड़ोसियों के हितैषी हैं। तो दोस्तों, चीन मान गया। कितनी हंसी की बात है। चीन मान गया कि हम दोस्ताना ताल्लुकात बनाए रखेंगे, और इसके लिए वो हमारी भूमि से लगभग 2 किलोमीटर पीछे हट गया। हमारी सरकार, केंद्र सरकार, इसको अपनी नीति की विजय मान रही है कि हमने चीन को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ। चीन तो हमारी भूमि में ही है। 8 किलोमीटर अंदर आकर के वो 2 किलोमीटर पीछे चला गया। 6 किलोमीटर ज़मीन उसने कब्जा रखी है, और हमारी सरकार कह रही है कि हमारी ये नीतियों की, हमारी पॉलिसियों की और हमारे फौज के पराक्रम की विजय है। ये कितना झूठ है, ये कितना बड़ा मुगालता है, ये कितना बड़ा दिवा स्वप्न है जो मोदी सरकार देशवासियों को दिखा रही है। दोस्तों, ये देश भारतीय जनता पार्टी की धरोहर नहीं है। ये देश मोदी की
मौरूसी जायदाद नहीं है। ये देश आरएसएस की कोई छाती नहीं है। आरएसएस जो कि ब्राह्मणों की एक संस्था है, वो ब्राह्मण जो यूरेशियाई हैं, जिन्होंने यूरेशिया से आकर के हमारे देश पर कब्जा करा और हमारे देश के मूल निवासियों को धोखे से, फरेब से, षड्यंत्र से हराकर यहाँ पर अपनी सत्ता कायम करी। अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो संघर्ष का आह्वान आरएसएस ने और ब्राह्मणों ने किया, वो भी सिर्फ इसलिए कि अंग्रेज यहाँ से चले जाएं और हम यहाँ की सत्ता पर काबिज हो जाएं। हमारे देश में 85% जनता जो है वो आदिवासियों की है, शेड्यूल कास्ट की है, नोमैडिक की है और पिछड़े वर्ग की है। पिछड़ा वर्ग मुगालते में है। पिछड़ा वर्ग समझता है कि जो ब्राह्मण कहते हैं वो सही है। वो ब्राह्मणों के इशारे पर नाचने वाला पिट्ठू बन गया है। लेकिन उसे सोचना चाहिए कि ये तुम्हारा मकान था जिसके ऊपर दूसरे काबिज हो गए हैं। तुम्हें अपनी संपत्ति को बचाना चाहिए, तुम्हें अपनी संपत्ति को अपने कब्जे में लेना चाहिए। ये तभी हो सकता है जब SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग जो अंग्रेज़ों से पहले इस देश पर शासक थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और कुर्बानियाँ दी, ब्राह्मणों ने नहीं दी। ब्राह्मण तो सिर्फ षड्यंत्रकारी रहे। वो बहकाते रहे, बहलाते रहे और हमें अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाते रहे। हम उनके बहकावे में आकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते रहे, अपनी कुर्बानियाँ देते रहे, शहीद होते रहे। तो इतनी शहादत के बाद जो ये देश हमें मिला है, तो क्या हम उसे ऐसे ही जाने देंगे? क्या हम अपनी संपत्ति की रक्षा नहीं करेंगे? अगर हम समझते हैं कि हमारे साथ ब्राह्मणों ने धोखा किया है, अगर हम समझते हैं कि ब्राह्मण एक षड्यंत्रकारी कौम है, अगर हम समझते हैं कि चीन ब्राह्मणों की बुद्धिहीनता का फ़ायदा उठा रहा है, तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें संघर्ष में आगे आना पड़ेगा। हमें अपने देश को बचाना पड़ेगा, दुश्मन सत्ता से बचाना पड़ेगा जो बाहरी है और वो भी जो हमारे देश में है। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो।